Good morning, students. Today we are going to start poem The Solitary Reaper, written by William Wordsworth. So ये आपका लेसन नंबर 8 है and I hope class 8 will enjoy this poem. ये एक बहुत ही बड़े इंग्लिश राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है. इस पोएम में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. विलियम वर्ड्सवर्थ who was born in 1770 and died in 1850 is widely regarded as the greatest romantic poet and is one of the most popular English poet of all the time. इनको रोमांटिक पोएट बोला जाता है. अब ये रोमांस क्या है? इमेजिनेशन करते हैं. ये किसी भी चीज़ में वो खुशी और ढूंढ लेते हैं जो बियॉन्ड लिमिट होती है. इट क्रिएटेड अ न्यू काइंड ऑफ पोएट्री बेस्ड ऑन थीम चूजेस फ्रॉम नेचर एंड द लाइफ ऑफ द सिंपल रस्टिक पीपल अराउंड हिम. जो लोग उनके साथ या अपने आसपास के दुनिया में जो नेचर सराउंडिंग से वो खुशी ढूंढते हैं, इमेजिन करते हैं और कुछ चीज़ों को अपने इमेजिनेशन में क्रिएट करके उसको अपनी पोएम में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे उनके ज़माने में और आज तक रीडर एंजॉय करते आए हैं. He chose for his poem incidents and situations from common people life and described them in a selection of language really used by man. और एक सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने, अब कहने को तो उनके लिए वो सिंपल लैंग्वेज है, बट ये इंग्लिश का ऐसा पोएटिक डिक्शन है. पोएटिक डिक्शन उसको कहते हैं जो पोएट अपनी पोएम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लैंग्वेज चुनता है उसे पोएटिक डिक्शन कहते हैं. एट द सेम टाइम he sprinkled them with a certain colors of imagination in a way that ordinary things were presented in an unusual romantic manner. मतलब एक छोटी सी सिंपल से इंसिडेंट्स को भी वे इतना रोमांटिक मैनर में, इतने इमेजिनेटिव वे में, इतने प्लीजिंग वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग इसको इंजॉय करता है. Solitary Reaper is one of them. Solitary Reaper is a poem in which true of Wordsworth belief that poetry is the spontaneous flow on of powerful feeling. ये लाइन आप लोग याद रखिएगा. The spontaneous overflow of powerful feeling यानी किसी भी सिचुएशन में ये एक ऐसा पैशन है, जैसे फील है जो उभर कर आती है, स्पॉन्टेनियस होती है. कहीं भी आप देख करके ये पोइट्री आप कर सकते हो. द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग्स hunts the poet and remains with him to the several, serves as inspirations long after it was heard no more. अब इसमें सॉलिटरी रीपर भी एक ऐसा ही सॉन्ग है. यानी सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी बोलते हैं लोनली, अकेला, और रीपर बोलते हैं फसल काटने वाला. तो यहाँ पे एक सॉलिटरी रीपर जो है वो एक मेडन है, लड़की है, जिसका गाना जो है उनको वो इस तरह से चार्म्ड करता है, हंट करता है, उनके दिलो दिमाग पे छा जाता है कि रिमेंस हिम्स विद द सर्व्स एज इंस्पिरेशंस लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. जबकि वो गाना उन्होंने बाद में फिर कभी नहीं सुना, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये गाना सुना उस वक्त ये स्पेल बाउंडेड हो गए. He carries the melody in the heart and returns to it time and again for the creation's inspiration. मतलब वो उसको सुनने के बाद उसकी मेलोडी में हो जाते हैं, वो उनके दिलो दिमाग पे इस तरह से बस जाता है कि बाद में उससे इंस्पायर होकर के वो पूरी पोएम लिख देते हैं. And even though he is a far more from the land, हाईलैंड लैशेज इन टाइम एंड प्लेस. उस जगह से ये काफ़ी दूर पे खड़े हैं और उनके गाने को ये सुन रहे हैं. अब हम लोग ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखेंगे. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाई लैश लैंड. बियॉन्ड कहते हैं सी केयरफुली. इस
सिंगल इन द फील्ड, पूरे खेत में अकेली है। उस अकेली लड़की को ध्यान से देखो। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैश है। हाईलैंड यानी स्कॉटलैंड जैसा कुछ एरिया है और उसमें वो अकेली रीपिंग कर रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, फसल को भी काट रही है और गा भी रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहाँ खड़े होकर उसे आप इंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर आप वहाँ से निकल भी सकते हैं, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो ग्रेन्स काटती है और अकेले ही वो बांधती है। एंड सिंग्स अ मेलोडी स्ट्रेन, और मेलैंकली स्ट्रेन्स, और एक उदास सा, मतलब उसके गाने के टोन से ऐसा फील हो रहा है कि ये गाना कोई हैप्पी सॉन्ग नहीं है, बल्कि ये एक सैड सॉन्ग है। बट वो क्या गा रही है ये उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत दूरी पे खड़े होकर के उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं और उसकी आवाज़ से स्पेल बाउंडेड है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, यह हेयर वेल स्टैंड्स फॉर वैली, ए प्रोफाउंड गहराई है, मतलब उसकी आवाज़ इस पूरी वैली में, वादियों में गूंज रही है। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, वो इसकी आवाज़ को नाइटिंगेल की आवाज़ से कंपेयर करते हैं। एंड सच अ कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने शायद आपको बताया हमने कि कंपैरिजन जहाँ पे किया जाता है दो अलग अलग चीज़ों का, तो वहाँ पे कहते हैं इसको मेटाफर। तो इनकी आवाज़ को नाइटिंगेल की आवाज़ के साथ कंपेयर किया गया है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेयरिंग बैंड्स, मतलब एक थके हुए वेयरिंग बैंड मतलब कोई भी ग्रुप कह दो या ट्रुप मेंबर्स कह दो, उसको उसकी थकान को दूर करने के लिए इसका गाना जो है वो बहुत काफ़ी है। और या फिर कोई ट्रैवलर्स जो है वहाँ से गुज़र रहा है, अगर कोई ये इसका गाना सुन लेता है तो उसकी थकान जो है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। Among Arabian sands, even the troops may belong to the Arabian sands. Arabian sands इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अरब देश जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, और जो लोग वहाँ सफ़र करते हैं वो काफ़ी थकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी थकान को भी ये दूर कर सकता है। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. अब यहाँ पे ये सिर्फ नाइटिंगेल से ही नहीं, कुकू बर्ड से भी इसको कंपेयर करते हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, ऐसा थ्रिल्ड रहस्यमयी आवाज़, ऐसी मेलोडियस आवाज़ इन्होंने कभी भी पहले नहीं सुनी थी। इन स्प्रिंग टाइम, जब स्प्रिंग टाइम में कुकू बर्ड जो है वो सी साइलेंस तोड़ती है, उससे भी ज़्यादा, मतलब कुकू बर्ड की आवाज़ से सी साइलेंस टूटता है। समुंदर की खामोशी जो होती है, समुंदर क्या होता है, खामोश होता है, सिर्फ पानी की आवाज़ होती है, उसमें किसी कुकू बर्ड की आवाज़ जैसे गूंजती है, वैसे थ्रिलिंग आवाज़ है। अमंग द फारदेस्ट हार्बर, और ऐसा लगता है कि किसी दूर आइलैंड से ये आवाज़ आ रही है। आज हम लोगों ने ये 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड माई सजेशन इज़ टू read this poem by yourself and try to explain these 2 lines in the copy. Okay, and this will be your homework also, and don't forget to like and subscribe. That's all. Thank you.